बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। वक्त गुजर जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन तारीख अपने आप को लिखती रहती है। फैज़ हमीद पाकिस्तान की फ़ौजी तारीख के एक ताकतवर तरीन जनरल थे। वो DGISI भी रहे और उन्होंने उस दौरान अपनी तैनाती से पहले बतौर DGC और फिर DGISI बहुत कुछ किया, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियां थी। आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद उनके खिलाफ एक तफसीली फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक जो 4 इल्जामात उनके खिलाफ थे, जिनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम साबित हुआ, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल साबित हुआ, अफराद को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित हुआ और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना भी साबित हुआ। ये 4 इल्जामात ऐसे हैं जिन पर फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बाद कानूनी तौर पर उनके पास यह हक है कि वो सबसे पहले आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सामने एक मर्सी पिटिशन या एक अपील फाइल करेंगे और उसके बाद मंजूर होने या ना होने की सूरत में अगर नहीं होगी तो फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके बाद, लेकिन वहां पर मामला तकनीकी बुनियाद के होते हैं। सवाल यह है कि जो फैज़ हमीद साहब के साथ हुआ और जो कुछ उन्होंने किया, क्या यह सिलसिला यहीं रुक जाता है? इसका जवाब ISPR की इस प्रेस रिलीज के अंदर ही मौजूद है। याद रहे कि इस खाकसार ने मुतअद्दिद दफ़ा आपको बताया कि बहुत से ऐसे दावे किए जा रहे हैं, बहुत से अहम ज़राए ये बात कह रहे हैं कि मामला सिर्फ इन इल्ज़ामात तक नहीं रुकेगा, बल्कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, गैर कानूनी सियासी सरगर्मियाँ और इंतशार फैलाने जैसे वाक़यात तक भी पहुँचेगा। 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का 9/11 है। यहां उस रोज जो कुछ हुआ वो भी तारीख में लिखा जा चुका है। आज की इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से अलग से देखे जा रहे हैं। जरा ये कहते हैं कि जब ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो इसका ताल्लुक मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान साहब से जाकर जुड़ेगा। ये मामला कहां तक जाएगा, कहां तक पहुंचेगा और इसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बट वन कैन सेफली प्रिडिक्ट कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात अब शायद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया और जनाब आमिर इजाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी है। जनरल साहब सबसे पहले तो आप बताइए, ये प्रेस रिलीज आपके सामने है, जरा हमारे व्यूअर्स के समझने के लिए एक जरा ये बताइएगा कि ये 4 इल्जामात ये साबित हुए हैं, इन पे 14 साल कैद बामुशक्कत उनको सजा सुना दी गई है, तो पहला राइट ऑफ अपील क्या है फैज़ हमीद साहब के पास? जी देखिए, मेरे जो फैज़ हमीद साहब हैं उनको अभी तमाम जो लीगल अपील के हक है वो उनको हासिल होंगे। वो जो अगर ये जो उनको सजा हुई है, पहले तो वो आर्मी चीफ से कर सकते हैं सजा की माफी की अपील। उनकी अपील आर्मी चीफ को जाएगी और उसके ऊपर वो फैसला ले सकते हैं और उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उसमें फिर ज्यादातर चीजें टेक्निकल देखी जाती हैं कि जी आया ट्रायल सही हुआ या नहीं हुआ। अब उसकी सजा खत्म करना या उसके फैसले को तब्दीली के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर उसमें कोई चीज रह गई हो या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समझता हो कि जी इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए और देयर आर डिस्क्रिपेंसीज हैं या शॉर्टेजेस हैं, तो उसको एड्रेस करने का कह सकता है। बट इट इज प्राइमरीली द आर्मी चीफ जिसको वो अपील कर सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपके नजदीक ये कितना, ऑब्वियसली तो फौज का एक अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है, बड़ा तगड़ा, बड़ा स्ट्रांग, और वो एक प्रेसिडेंट भी है, बट फैज़ हमीद साहब जैसी शख्सियत जो कि फॉर्मर DGI भी हैं, कोर कमांडर भी रह चुके हैं, कितना बड़ा प्रेसिडेंट है जो सेट हुआ है फैज़ हमीद साहब की इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सजा की सूरत में? देखिए मुनीफ फारूक साहब, मैं जाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि फौज के अंदर या जो इंस्टीट्यूशन के अंदर इट इज नॉट दैट बिग या इट इज नॉट दैट स्मॉल। ओके, इंस्टीट्यूशन प्राइड लेगा, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी का बिलीफ है और मिलिट्री लीडरशिप का जो बिलीफ है टू डिस्पेंस दैट जस्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फौज के अंदर एक चीज, हम भी सीनियर रैंक तक गए हैं, आप जो रैंक पे बढ़ते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कमेंसरेटिंग आपको काम करने होते हैं, न कि पावर। पावर तो एक मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स पे डिफरेंट पावर्स होंगी, लेकिन उसका जो एक्ट है
टू सर्व पाकिस्तान एंड टू सर्व द इंस्टीट्यूशन और आइन के मुताबिक चलने का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फौज क्या, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है और जिस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स और ये चीजें चली और स्टेट को जो वीकेंड किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ ह्यूज एक्शन। इससे एक चीज साबित हो गई है कि फौज के इदारे के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो बाहर है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में है या किसी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, वो सारों को पाकिस्तान को लॉफेयर के नीचे चलता हुआ देखना चाहती है। और फिर अगर मैकेनिज्म जस्टिस डिस्पेंस करने के अगर मुल्क में वीक है, हमारे कोर्ट्स वीक है, उस तरीके से नहीं कर सकती, तो फिर ऑफ कोर्स फौज चाहेगी कि कहीं ना कहीं से अकाउंटेबिलिटी जरूर हो, वरना तो स्टेट खत्म हो जाएगी जी, पर्पज ऑफ द स्टेट खत्म हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज ह्यूज। एक फिर पाकिस्तान में गलत और झूठी डिबेट भी चला दी जाती है कि जी फौजी जो जर्नैल हैं या जो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स पे लोग बैठे, वो तो मावरा है जी, उनका तो कोई अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं सकता। हो गई, देख लिया, नया प्रेसिडेंट सेट हो गया, दिस विल पुट प्रेशर ऑन द अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो। अब पॉलिटिक्स को चाहिए कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में जाएं, पाकिस्तान के लिए अब काम करने। अब माफी नहीं है कि जी हम एक तो कर ले दूसरा नहीं कर सकता, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, सारे अपने अपने अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो विल बी एबल टू अचीव दैट पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि हार्ड स्टेट जिसने बनना है, ताकि उसकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सिक्योरिटी जो है इंश्योर की जा सके जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। ठीक, जनरल साहब मेरे साथ रहिएगा। आमिर इलियास राणा साहब, ये जो इसके हवाले से मुतअद्दिद खबरें आपने दी, बिहाइंड क्लोज डोर ये सब कुछ हुआ है, ये जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि फौज के अंदर ना ये बहुत बड़ी बात है ना ये बहुत आम बात है, फौज का तो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है बेसिकली ये उसका क्रेडिट है, बट फैज हमीद साहब को गैर मामूली किरदार नहीं थे, तो आज क्या साबित होता है, या अभी बहुत कुछ है जिसका जवाब आना बाकी है जो कि आखिरी सतूर के अंदर लिखा गया है, तो आपका क्या तज्जिया है इस सजा के ऊपर जो अभी इन 4 इल्जामात के साबित होने पर उन्हें दी गई है? देखें, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का तबसरा मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा तारीखी सजा है, और मैंने वक्त के अपनी जिंदगी में 2 फिरौन देखे हैं। उन्होंने पहला नाम इमरान खान का लिया और दूसरा जनरल फैज का, कि किसी को नहीं छोड़ते थे, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ते थे। मरियम नवाज हो, उनकी फुप्पो का नाम उन्होंने लिया, फरियाल तालपुर हो, इमरान खान हर एक को गिरफ्तार कर रहे थे। जनरल फैज सियासतदान हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हाउसेज हो, सब पे ये एक जैसा कर रहे थे और ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। फिर नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले जब कहा था कि ये सिर्फ इमरान खान नहीं है और लोग भी हैं, मैं सबको डॉट्स इकट्ठे कर रहा हूँ। फिर आप आ जाए जुमे को जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां सवाल हुआ था एक कि जिन लोगों ने 9 मई को एग्जीक्यूट किया, उसकी प्लानिंग की, वो सब कहाँ हैं। तो तब हमारा माथा ठनका था कि बिल्कुल ये सजा आने वाली है, इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि 9 मई की मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हो चुकी हुई हैं, बाकी अब आप आदम नजीर तारड़ से और अटॉर्नी जनरल से पूछे सिविल कोर्ट्स में, और हमारे पास सिर्फ जनरल फैज का केस बाकी है। ठीक, तो जनरल फैज को जो आपने सवाल पूछा, आखिरी सतूर में बिल्कुल बराह रास्त मुंतबिक कर दिया गया है कि ये GHQ हमला केस जो शायद अगले महीने स्टार्ट हो रहा है, जो कई महीनों से रुका हुआ था, मुझे तो लग रहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि अगर जनरल फैज जो प्रेस रिलीज में लिखा गया खत्म कर देते, ना लिखते वो बात, तो फिर हम भी शायद ये बात ना कर रहे होते। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ, ज़ाहिर है जनरल फैज का केस तो वहीं से जाना है, और फिर इमरान खान को भी उधर ही मुंतकिल किया जा सकता है उस केस के साथ, कि एक तरफ तो वो सिविलियन ट्रायल है जिसमें चंद गवाह रह चुके हुए हैं कि GHQ पे हमले की प्लानिंग, और उसमें सारे में, क्योंकि चक्री में उनकी एक मीटिंग एक रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड की गई थी, जो एविडेंस जमा कराया गया इस्तगासा से, और उसमें USBs भी जमा कराई गई हैं फिर, लेकिन वो ट्रायल रोका गया। तो अब समझ आ रहा है कि वो चीजें, कुछ शवाहिद जो जनरल फैज के हवाले से इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग, अब आप अगर ट्वीट पढ़ लें फैसल वावडा का, बैनो सतूर में उन्होंने अथर लिखा है, जो मैं समझता हूँ अथर मिनल्ला लिखा है, कि कलम की जिन्होंने मार दी और जो साथ देते रहे। तो कलम के साथ और जुबान के साथ हमारे मीडिया में भी बड़े बेशुमार लोग थे जो फैजियाब थे इस मामले में हर तरह से। तो मेरा ख्याल है कि जब एहतसाब हो रहा है तो मुकम्मल तौर पे होना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आप इसका क्रेडिट दें फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को, जिन्होंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। बड़ी रुकावटें होती हैं, लोग यारानियां, दोस्तें सब बताते हैं यार ये ना करें, इदारे पे आएगा, लेकिन उन्होंने इदारे को बचाने के लिए बात की। और जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी तो इदारे पे की थी कि इदारे का क्या फैसला है इमरान खान के हवाले से, कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं फौज और अवाम में धड़ाड़े डालने के लिए। आपको याद होगा जनरल
नदीम अंजुम और जनरल इफ्तिखार बाबर ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सियासत से हमने हटने का फैसला किया है और मुस्तकबिल की क़यादत के साथ भी हमने बातचीत की है, यानी ब्रिगेडियर लेवल तक घंटों गुफ्तगू हुई थी कि भाई हम क्या करते रहे और क्या गलतियां थी हमारी। तो फिर अब उन गलतियों की जब आप खत्म करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पे एंड करें। ये बड़े लोग खुश हैं कि जी आज जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल जो आज हो रहा है, जो माजी में हो रहा था, सबका एहतसाब होना चाहिए। जनरल जाहिद साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर इदारे को अपने अपने, वो कहते हैं ना, मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए। अच्छा जन साहब, एक बात ये भी जरा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, एक बड़ी आपकी इलस्ट्रियस करियर है, ये कितना गैर मामूली है? बिकॉज मैं जरा थोड़ी एक पर्टिकुलर बात आपसे पूछ रहा हूँ कि सजा हो गई 4 काउंट्स के ऊपर जो आया था प्रेस चार्जशीट के अंदर। जो नीचे एक बात है कि मैं अगर वो आपके सामने वो लाइन पढ़ देता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इट इज नॉट ओवर येट। ये 4 काउंट्स पे सजा हुई है, देयर इज समथिंग मोर टू कम, और मे बी समथिंग बिगर, और देयर मे बी अ लॉट मोर टू कम। जी बिल्कुल। देखिए उसके बाद इवेंट्स होते रहे जी, जब ये रिटायर भी हो गए तो उसके बाद इवेंट्स होते रहे। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इसका इशारा 9 मई की तरफ है। 9 मई बहुत बड़ा इवेंट है जी, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और इसके जब तक वो कहते हैं ना कि कंप्लीट जस्टिस में डिस्पेंस होगा 9 मई तक, तो पाकिस्तान की स्टेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज फॉर द टाइम टू कम। ये एक पीटीआई का या एक मखसूस सियासी हालात का तकाजा नहीं है। ये पाकिस्तान के जो फ्यूचर का कोर्स है, पॉलिटिकल कोर्स कह ले, सिक्योरिटी कोर्स कह ले, उसका एक तयन करेगा कि पाकिस्तान में किस तरह का एहतजाज, किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह की प्रोटेस्ट हो सकती है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए हो, उसको मजबूत करने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेट को हिलाने के लिए तो उसमें तो मेरा ख्याल में ये इशारा उसी तरफ है। शायद कुछ चीजें ऐसी उनके पास अभी मौजूद हैं या ढूंढी जा रही, मतलब आ रही हैं सामने, जिनका ताल्लुक इनकी रिटायरमेंट के बाद पोस्ट एक्टिविटीज के साथ है, और हो सकता है उसमें अगर इनकी कोई लिंकेजेस होती हैं तो उस पे फिर उन सजाओं की तरफ है जी वो इशारा किया गया है मेरे ख्याल में। बजन साहब, ऑब्वियसली आप मिलिट्री सर्कल्स के अंदर फॉर्मर जो सर्विसमैन है, आपके कोलीग्स, ओवरऑल एक ये कितना अनबिकमिंग है ऑफ एन ऑफिसर कि वो फौज से रिटायर हो, एक इतने बड़े करियर के बाद एज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो, फॉर्मर डीजीआई हो, और फिर वो इस तरह की किसी सस्पिशियस या डिसऑनरेबल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जिसको सियासी अदम के ज़ुमरे में लाया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा, मैं तो आपके सामने वो कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा 9 मई साजिश थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ, और ये इदारे के अंदर से भी की गई और बहुत से लोग इसके अंदर, फिर इदारे ने भी उनको फारिग किया। ये कितना बड़ा अलार्मिंग चीज़ थी जो उस वक्त हुई आपके नज़दीक? देखिए फर्स्ट टाइम हमने तो अपनी हिस्ट्री में देखा जी कि फौजी जो तनसीबात थी और कोर कमांडर हाउस का आपने देख लिया, बाकी जगहों पर भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ऊपर इस तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बाद हमला किया गया। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दैट वाज द क्रिटिकल थिंग। एंड ऑफ कोर्स, और दूसरा एक होता है जी कि एक आम ऑफिसर करे, और यहाँ पे कुछ ये बात ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया पॉलिटिकल एक्टिविटी, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लॉ को ब्रेक किया है। अगर आपकी ये जो की अपॉइंटमेंट्स पे से आप रिटायर होते हैं तो आप फिर 5 साल के लिए यू कांट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या उनके साथ मिलकर कोई एक्टिविटी, चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे जो भी हो। और चीजें बड़ी होती हैं, सोशल प्रॉन्ग्स होते हैं और जो आपने करने होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो प्राइमरली तो आपने लॉ को ब्रेक किया है जी। तो फंडामेंटल चीज वो लॉ ब्रेकिंग ही रहेगी, ये नहीं रहेगी कि कितना वो किसने किया, कैसे किया। जो भी ABCDE करे, जिस लेवल कभी करे, अभी जो राणा साहब कह रहे, जो फील्ड मार्शल साहब को क्रेडिट दे रहे, तो उन्होंने तो ये क्रेडिट बिल्कुल उनको जाता है कि उन्होंने इस लेवल तक, नोबडी कुड थिंक इन पाकिस्तान के इस इतनी की अपॉइंटमेंट होल्डर को इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी जाएगी। और यहाँ पे डिबेट भी चल पड़ी थी डिस्पोर्डेंसी पे लाने के लिए जी, ये फौज जो है अपना को करती कुछ नहीं है, पॉलिटिशियंस को हमेशा आगे लगा लेती है या किसी और को नुकसान देती है। ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के प्रोज जितने भी है जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, फौज के अंदर हो या बाहर हो, उनको सर आंखों पर बैठाती है। और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान फौज के अंदर हो या बाहर हो, जो पाकिस्तान की स्टेट को, उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं, तो उनका कोई फेवरेट या लेस फेवरेट कोई भी नहीं है जी, वो उसके साथ फिर खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह करे कि अब ये चीजें एक, आई थिंक अभी जब से जनरल आसिम आए हैं, फील्ड मार्शल आसिम आए हैं, पाकिस्तान अब आगे की बात कर रहा है जी। माजी की अभी कोट करना के प्लान है, ये किया वो किया,
दैट इज नो मोर देयर, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब वहां से आगे लेके जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना। तो वॉर के कई डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, मिलिट्री में भी डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी नीयत, पर्पस, अगर वो स्टेट के लिए लिए गए गलत हो गए तो करेक्शन अप्लाई कर दी जाती है, अमेंडमेंट, उसको आप मिड कोर्स करेक्शंस लगाते हैं, लॉन्ग कोर्स करेक्शंस लगा लेते हैं, वो नो बिग इशू, लोग गलतियां करते हैं, लेकिन ये ब्लंडर्स हैं जो स्टेट को हिलाते हैं। तो आई थिंक काफी अभी इंक्वायरीज हो रही है, बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट जमा कराई हैं, काफी विटनेसेस आ गए हैं, कुछ विटिंगली, कुछ अनविटिंगली, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके अंडर कमांड है जो इन्वॉल्व होंगे, उनको भी पनिशमेंट्स मिलेंगी आगे चल के, उनकी चीजें चल रही हैं। कुछ अनविटिंगली उनको एक गलत पिक्चर शायद पेंट कर दी गई और उनसे काम करवा लिया गया, तो ऑफ कोर्स जस्टिस डिस्पेंस होगा, उनको शायद सजाएं ना हो वैसी। तो ये एक अच्छा है, एक सिस्टम में एक चीज आई है और इट विल हेल्प पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की मदद हुई है, इसको किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टी, किसी शख्स के साथ न मिला, ये इसको पाकिस्तान के पैराए में जरूर देखिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं साथ ही जल साहब, राणा साहब एक बात, ये ताल्लुक क्या, अभी जल साहब ने कहा बहुत से और एविडेंस भी है, नेचुरली आया होगा, लेकिन एक इशू ये है कि जैसे अभी मैं और आप, हमें पता है कि जो GHQ हमला केस है वो चार्जशीट खान साहब हुए हैं पिछले साल दिसंबर से, और उसके बाद वहाँ पर कितना एविडेंस जमा कराया गया, क्या हुआ है, जब आप भी कोर्ट रिकॉर्ड देखते हैं, मैं देखता हूँ, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। ये प्रोसीडिंग बंद कमरे में, यानी बिहाइंड क्लोज डोर्स हैं जो हो रही हैं। क्या जो दावा था, जो किया जाता रहा है कि इमरान खान साहब का लिंक फैज हमीद साहब के साथ एस्टेब्लिश होगा बाय द एंड ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस, और जो आखिरी लाइन है उससे लग रहा है कि ये मामला वही जा रहा है, तो क्या वाकई ये नजर आएगा हमें कि ये वाकई लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है? क्योंकि फिर उसका ताल्लुक तो 2022 की उस लॉन्ग मार्च से भी निकल सकता है जिसका मकसद आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सबोटाज करना था, उसका ताल्लुक फिर और चीजों से भी निकल सकता है। देखिए, उस वक्त तो जनरल फैज हमीद उन 5 लोगों में शामिल थे ना, जनरल आसिम मुनीर के साथ, के जो डोजियर आया था, और उस वक्त बड़ी क्लैरिटी से हम तो उस वक्त से कह रहे थे जब इमरान खान जो उनकी टांग पे गोली लगी थी और वो प्लस्तर चढ़ाए हुए आपके सामने आ गए थे ना, फैजाबाद में चौक में आ गए थे। मैं तो उसे बार बार कहता हूँ कि चंद 100 लोगों की वजह से वो बिल्कुल ही ठुस हो गया था प्रोग्राम उनका, और वो आए थे जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को रुकवाने में, और बिल्कुल इन लोगों ने, सारों ने कोशिश की थी। जनरल फैज के बारे में राना मशहूद साहब बहुत कुछ बता चुके हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड बता चुके हुए हैं कि किस किस्म की कस्में उठा के उन्होंने नवाज शरीफ को वफादारी के यकीन दिलाने की कोशिश की थी। ये कोई मेरी और आपकी बात तो नहीं है ना, लोग बता रहे हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि वो ये जो इक्तदार की लस्ट है ये खत्म ही नहीं होती ना, कि मेरे पास सारी चीजें हैं, आपको ISI से हटाया गया, फिर आप पेशावर के कोर कमांडर बने, फिर आप भावलपुर के कोर कमांडर बने, और आप पीछे हटे ही नहीं, बल्कि ये जो प्रेस रिलीज का आखिरी हिस्सा है, इसमें चाहे वो पोस्ट रिटायरमेंट हो या प्री हो, उसमें वो सारी चीजें बहरहाल इकट्ठी होंगी, क्योंकि एक तो है ना कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से इन्वॉल्व थे, फिर बाकी चीजों में इक़्तिदार के लिए या अपने इख्तियार के गलत इस्तेमाल में वो चीजें बहरहाल अकाउंट फॉर होनी है। प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि वो इदारे के सरबराह था, तो वो तो म्यूटनी की बात आ जाएगी ना उसके अंदर, वो तो बहुत खौफनाक काम है। तो उसके अंदर तो साबिक वजीर आजम के ऊपर तो बहुत दिनों से इमरान खान साहब पे बात हो रही है कि जो GHQ हमला केस है वो एक फाइनल कील होगी, आखिरी कील होगी ताबूत में, कि भाई ये क्या चीजें हैं कि आप इस कदर गुस्से में आ गए थे अरेस्ट के बाद। 9 मई के दिन के लिए प्लानिंग आप पहले करके आए, बाद में आप क्या करते रहे। गुड टू सी वाले जजेस को और जो लोग इनके साथ अदलिया में बैठे हुए थे उनके भी तो ताने बाने मौजूद है ना, जो हर फैसले को उड़ा दिया करते थे, जिनके नतीजे में उस हाई कोर्ट को भी तब्दील करना पड़ा। 26वीं और 27वीं तरमीम ऐसे ही नहीं आई हैं। हम तो बड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि इन जजों के पास अपील नहीं लगेगी, पहले जज नए आएंगे और फिर अपीलें जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ये था कि इधर लाओ और उधर उड़ा देंगे। तो इंसाफ अगर एक तरफा होता है तो वो भी तो गलत है ना, वो भी जुल्म है। तो अब जब ये चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल में जहां इनको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, वो बरी होते हैं, बरी कर दें। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट इख्तियार है ना आर्मी चीफ के पास कि वो माफ कर सकते हैं, तो फिर तो बात ही कहानी खत्म हो जाएगी ना। इसको उस इदारे के अंदर भी एहतसाब के हवाले से देखा जाना चाहिए, जहां सिविलियन के ऊपर बात होती है, जहां बाकी इदारों की, अदलिया का भी बड़ा कड़ा एहतसाब होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रिजाइन करें और पेंशन और मराद लेके आप घर चले जाएं, ये भी एक ड्रामा इस मुल्क में। पर्ची पे भर्ती होते हैं और लोगों को कहते हैं इश्तिहार देके भर्ती करो। इस मुल्क में सारा सिस्टम तब्दील होने वाला है, जरूरत है इसकी
कि चपड़ासी तो आप भर्ती करेंगे इश्तिहार दे के, वरना हम आपको पूछेंगे और एहतसाब के रेफरेंस में डाल देंगे, लेकिन आप जज भर्ती करेंगे तो मेरी मर्जी के, मेरे चैम्बर के। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना, ये सारों को समझना होगा, सियासतदानों को भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी, अदलिया को भी। ठीक, टुवर्ड्स द एंड जल साहब लास्ट कमेंट, ये फौज ने तो अपना ये मिसाल बना दी, एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर दिया, लेकिन जो भी इलीगल एक्टिविटीज हुई, अगर उनमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे राणा साहब ने कहा वो कोई भी हो सकते हैं, वो शायद कोई जज हो या कुछ हो, वहां भी एहतसाब होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी, एज अ फॉर्मर सर्विसमैन। आपके जहन में क्या है कि फौज ने तो अपना प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, क्या वहां पर भी कुछ होना चाहिए? You can't run Pakistan like this. मुनीफ, देखिए ना, पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। एक कंट्री ऑफ स्टेचर है जी, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। ये नहीं हो सकता कि इसको चंद लोग यरगमाल बना ले जी, फिर तो माफिया है ना, फिर आप इनको इंस्टीट्यूशन ना कहें। इंस्टीट्यूशन किस चीज का नाम है? इंस्टीट्यूशन नाम है ऑर्डरली स्टेट को रन करने वाले जो लोग होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं। अगर आपने स्टेट को ऑर्डरली रन नहीं करना, अपना विजिकल करना है, एक आएगा वो शुरू हो जाएगा, एक रेकोटेक रोक दें, फ्लां कर दें, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाएंगे। बट एनीवे, सबको अपना एहतसाब करना होगा। और अब कौन आपका ये लेगी नहीं जी ज्यादा, आप यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम वाली बात है, वो इसकी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो समझता हूँ कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। ये चैलेंज है या नहीं है, ये पब्लिक या एक पॉलिटिकल डिबेट या एक सेशंस नहीं होने चाहिए बस कि मीडिया पे आ गए। आप इट शुड बी अ स्टार्टअप कि आप ये यहाँ से शुरू करें और इसको आगे लेकर, मैं तो कौम से भी कहूंगा कि आप प्रेशर इन चीजों पे डालें कि जी इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरीके से रन करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है, विच इज द मिसिंग पीस अनफॉर्चुनेटली, वो गायब हो जाते हैं। उन बेचारों को तो अपनी इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक चीजों में इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास तो वक्त ही नहीं है जी किसी और चीज के करने का, ताकि वो मूव फॉरवर्ड हो जी। बिल्कुल। और ह्यूमन सिक्योरिटी हमारी इंश्योर है, इट इज नॉट द सिक्योरिटी आप वेपन फौज जितनी मर्जी है कर ले, अगर स्टेट की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। देखिए ना, ये जितनी भी इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज हैं, ये बैटल ग्राउंड से ज्यादा या बैटल फील्ड से ज्यादा इन द कॉरिडोर्स ऑफ गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस से निकलती हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तान हैज टू बी गवर्न्ड। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने, पाकिस्तान के जस्टिस ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने, सब ने शेप अप होना है इन ऑर्डर टू रन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। ठीक, मैं वही काइंड, बहुत शुक्रिया जल साहब आपका। जनाब आमिर लासार साहब मौजूद थे मेरे साथ, इस वक्त मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं और अहम अमूर, मुआशी अमूर को भी देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी मेरे साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपका। कियानी साहब, आपकी जमात का एक देरीना मुतालबा था, मरीम नवाज शरीफ साहबा को देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब को देख लें, फैज़ हमीद साहब के हवाले से आज एक बहुत बड़ा फैसला है। 14 साल कैद बामुशक्कत, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ उनका, 4 काउंट्स के ऊपर इल्ज़ाम साबित हुए हैं और उनके हवाले से जो सज़ा है वो उन्हें सुना दी गई है। जो अगर प्रेस रिलीज आपकी नज़र से गुजरी हो तो उसकी आखिरी जो 2 लाइनें हैं वो बड़ी अहम हैं, जिसमें लिखा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। कियानी साहब, अब ऑब्वियसली एक प्रोसीडिंग्स बिहाइंड क्लोज डोर्स होती हैं, बट जो चार्जशीट में 4 इल्ज़ाम थे वो उनका तो सज़ा आ गई, बट इट टेल्स के अभी और भी बहुत कुछ है। सो आपकी जमात का क्या आप समझते हैं कि जो आप चाह रहे थे वो उनका हो गया एहतसाब, या अभी आप अपनी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जाना, उनका नाअहल होना, फिर 2018 का इलेक्शन मैनेज होना, उसका एहतसाब भी चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मुनीब साहब देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक आज एक एक आज अहम दिन है इस हवाले से कि आई थिंक जिस सतह की, जिस नौयत की शख्स की आज ये अनाउंसमेंट हुई है कन्विक्शन की, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम देता है कि जो बात होती थी कि आर्मी के अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़्म के हवाले से, उसके हवाले से ये इतने सीनियर ऑफिसर की इस तरह अकाउंटेबिलिटी होना 15 महीने की तवील एक प्रोसेस के बाद, जिसमें उनके ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसके बाद जिसमें उनको सारा मौका भी दिया गया अपने दिफा करने का, टीम ऑफ हिज चॉइस, और एक
प्रॉपर सारी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद 4 काउंट्स पर 4 चार्जेस पर जो ये कन्विक्शन हुई है, ये दिस शोज के द आर्मी इज वेरी सीरियस अबाउट अकाउंटेबिलिटी इन इट्स ओन रैंक्स एंड इट सेट्स अ वेरी गुड प्रेसिडेंट इन दैट इन दैट रिगार्ड। तो देखिए, हम तो कहते आए हैं फैज़ हमीद साहब का जो एक अमल रहा है, जो एक किरदार रहा है पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, और जो 2018 से 2022 के दौरान जो एक विक्टिमाइजेशन के एक सफ़र था, उसमें एक किरदार रहा है इनका, और इसलिए आई थिंक यकीनन वो भी आई थिंक हमारे लिए वो भी बड़ा अहम है। मगर बुनियादी तौर पे आप देखें तो 4 चार्जेस थे जिसका जिक्र है जिस प्रेस रिलीज में आपने किया। एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेजमेंट, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन गवर्नमेंट रिसोर्सेज और रॉन्गफुल लॉस टू पर्संस। तो और आगे जिस तरह आपने देखा होगा कि आखिरी पैराग्राफ में तो बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पे ये भी वाज़े लिखा हुआ है कि अभी एक सेपरेटली एक मामले को देखा जा रहा है जिसमें जो भी वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन में उनका कोई किरदार था और जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ मिलके जो इस हवाले से उनका किरदार था उसको सेपरेटली देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस विद इन द मेक्स परफेक्ट सेंस कैनी साहब जो आपने कहा, बट जरा इसको थोड़ा इस तरह से देखिए। आपकी क़यादत का भी कुछ दिन पहले, मैं 2017-18 की बात करूं, मैं 2023 की बात करूं, जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, उससे पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात करूं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा इमरान खान अकेला नहीं, बाकी सबका भी एहतसाब होना चाहिए। एंड सर्टनली ही नेवर मेंट कि सिर्फ फैज़ हमीद और साहब और भी लोगों का एहतसाब होना चाहिए। बट जो 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जो अदालती मामला, वो GIT बनी और जिस तरह उन्हें नाअहल किया गया, फिर 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ, अभी आपने भी उसका जिक्र किया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, फैज़ हमीद साहब वॉज नॉट डूइंग इट अलोन। तो क्या आपकी जमात या आप समझते हैं कि एहतसाब ज़रा इससे आगे भी बढ़ना चाहिए, या वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी वांट टू बरी द हैचेट? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह इस प्रेस रिलीज में भी जिक्र किया है ना जी, देखिए एक जो इनकी फैज़ हमीद साहब की जो इन्वॉल्वमेंट थी वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन में और इंस्टेबिलिटी में पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ मिलके उसको सेपरेटली देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो अमल होगा उसके अंदर जितने भी किरदार होंगे वो सारे वाजे होंगे जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। दैट्स पोस्ट 2022 हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह उसकी वो तो नहीं, देखिए एक तो हाँ जी पोस्ट 2022 नहीं, मुझे तो इसमें हाँ एक तो वो 9 मई का जिक्र, 9 मई की एक एलिमेंट है जी। देखिए 9 मई के अंदर भी अगर कोई इनका किरदार है तो वो भी सामने वाजे होगा। और देखिए अगेन जो इनकी पॉलिटिकल एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की कन्विक्शन हुई है, यकीनन हम तो कहते हैं जी कि जो भी किरदार उस वक्त पे RTS डाउन करने में जो कि जिसका किरदार था, या उसके बाद जो हमारी सारी सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ और फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, PMLN की क़यादत के ख़िलाफ़ जो एक जाली केसेस का एक, या हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ जाली केसेस और पीपल्स पार्टी समेत जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक अमल था, वो जो किरदार उसके पीछे थे, और फिर चाहे वो डस्का का एक इलेक्शन हो जहाँ पे आपको याद है किस तरह धुंध में डब्बे गायब हुए थे जी जी, और वो जो लोग भी थे जी उस टाइम पे राना सनाउल्लाह साहब पर जिस तरह की भोंडा उनके ऊपर एक मंशियात का केस बनाया गया, संगीन सज़ा बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड केस में उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई। तो हम तो बिल्कुल समझते हैं जी कि उन सब किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। मगर देखिए आई थिंक ये एक आगाज़ है और आई थिंक दिस सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट कि इससे ज़्यादा बड़ा मतलब कि आप देखिए एक शख्स है जो बड़े अहम ओहदे पे फ़ौज में फायज रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ये आज एक तासुर क्लियर भी हुआ है कि कोई अगर ये समझता है कि क्योंकि ऐसे ओहदे पे वो फायज रहे हैं इस वजह से वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से में नहीं आएंगे, ये आज फ़ौज ने आर्म फोर्सेस ने साबित किया है कि दे आर विलिंग टू टेक दिस स्टेप विद अ फेयर प्रोसेस टू इंश्योर के इवन समवन दैट सीनियर इज हेल्ड टू अकाउंट। एक बात कह रही साहब कि ये जो सब कुछ हुआ है, नेचुरली हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, 9 मई 2023 के वाक़यात और उससे पहले के वाक़यात, उससे बाद के वाक़यात। क्या आपको कोई इंडिकेशन या
आप नेचुरली यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक चीज़ जो आपके जहन में आती हो कि क्या वाकई इसका ताल्लुक इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा सकता है, फैज़ हमीद साहब का डायरेक्ट ताल्लुक, या आपको लगता है कि ये लोन वॉरियर थे और इसका ताल्लुक नहीं था इमरान खान साहब के किसी भी सियासी एजेंडे से या किसी भी तहरीक से या जो भी वो कर रहे थे, या डू यू हैव रीजंस टू बिलीव कि नहीं एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग में उनका ताल्लुक था? नहीं जी, मेरा तो ख्याल है जी बिल्कुल ताल्लुक था। मेरे ख्याल से जी दोनों का बड़ा वाज़ेह ताल्लुक था और ये बातें हम जानते भी थे, और मेरे ख्याल से अब और वो ताल्लुक मेरे ख्याल से जी 2018 से 22 के दरमियान भी रहा, और उसके बाद अब कुछ ऐसी बातें हैं जो इसका जिक्र इस प्रेस रिलीज में है कि देखा जा रहा है कि जो वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन थी पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ जिसका जिक्र किया गया इस प्रेस रिलीज में, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद जो उसके बाद जिस तरह की एजिटेशन हुई है या 9 में थी उसमें भी शायद किरदार हो। तो ये चीज़ तो खैर जैसे कि वाज़े तौर पर प्रेस रिलीज में ISPR ने लिखा कि ये सेपरेटली डील किया जा रहा है और उसमें ये चीज़ें सामने आया होंगी, मगर यकीनन आई थिंक दोनों का एक मैं कहूँगा गट्स जोड़ तो रहा था। अच्छा। और खान साहब ने अब तो अपनी सारी पहले ऑपोजिशन भी और फिर खैर ख़ास तौर पे इस हवाले से आज की कन्विक्शन के हवाले से तो अपनी हुकूमत का सारा दौर इन्हीं बैसाखियों पर गुजारने की कोशिश की थी जी। क्या साहब, आज जहाँ पर आप हुकूमत में हैं, everyone talks about the about a possibility of a political dialogue, but वो डायलॉग हो नहीं पाता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके कुलीग्स कहते हैं, some very honorable people like बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो कहते हैं नहीं हम इमरान खान को रिहा करो से इमरान खान से मुलाकात कराओ तक आ गए हैं। तो आपकी पोजीशन भी तब्दील नहीं होती, आप सिर्फ ऑफर्स की जाती हैं, कोई मटीरियल चीज़ होती नहीं है। सो नाउ कि अब एक और गवर्नमेंट के पास, जारी बात है ना, एक बहुत बड़ी कन्विक्शन है एक ऐसे अफसर की जो सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा। डू यू फील कि देयर इज़ अ रूम फॉर अ पॉलिटिकल डायलॉग विद PTI, या एटलीस्ट थोड़ा सा कोई जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं हुकूमत के उनको भी हवा लगवाने का टाइम है कि चले थोड़ा सा इवन फॉर ऑप्टिक्स से कुछ चीज़ें की जाएं? सर देखिए मुनीब साहब, मेरे लिए ना जी ये पिछले काफ़ी दिनों से हम आपके कॉलीग्स हैं जी और जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वी बीन गोइंग टू टॉक शोज एंड वी बीन डिस्कसिंग दिस। मैं तो जी एक बात वाज़े तौर पे आपके भी शो पे यही कहना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक तो जी मेरे हाथ में ये एक ट्वीट है इमरान खान साहब का जो 2 दिसंबर से खड़ा हुआ है, और आप जानते हैं मैं किस ट्वीट का जिक्र कर रहा हूँ। हफ्ता से जायद वक्त गुजर गया है, और उस ट्वीट में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है आर्मी चीफ के सरबराह, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए, और जो इल्ज़ामात हमारी अपनी अफवाज पर वो लगा रहे हैं, मेरे नज़दीक तो जी ये बिल्कुल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, ये बिल्कुल सियासत से हट के हैं। तो फिर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात इनके साथ नहीं की जाती है तो इस वजह से की जाती है। अगर आपके ट्वीट में आपने अफ़गानिस्तान के साथ ये इल्ज़ाम लगाना है कि मामलात भड़काए गए हैं, या आपने अपने ही जवानों पर या अफवाज पर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उनके ख़िलाफ़ ही आपने इल्ज़ाम लगाने हैं, तो ये कौन सी सियासत है, कौन सी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, कौन सा पॉलिटिकल डायलॉग है? ये फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ही परसीव की जाएगी। ये ट्वीट मुनीब साहब आज भी खड़ा हुआ है, और ठीक है कुछ PTI के साथी कभी कोई बात नरम करते हैं, गर्म करते हैं, मेरे लिए तो एक वाज़े लिटमस टेस्ट है, वो ये बताएं कि क्या वो इस ट्वीट के साथ खड़े में हैं या इस ट्वीट को ये रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ट्वीट तो आज तक डिलीट नहीं हुआ और आखिरी स्टेटमेंट इनके लीडर से यही आई हुई है जो अभी तक फील्ड में। तो ये सोच और ये अल्फाज तो बिल्कुल काबिल कबूल किसी भी हुकूमत और रियासत में नहीं हो सकते। अपनी अफवाज के मतलब ख़ास तौर पर वो फौज जिसने पिछले साल एक जंग जीती भी और आज भी अंदरून पाकिस्तान और एक्सटर्नल फ्रंट पे भी एक पाकिस्तान के दिफा के लिए एक जंग लड़ भी रही है और कुर्बानियाँ भी दे रही है। मेरे ख्याल से PTI इफ इट्स सीरियस अबाउट डायलॉग, और ये भी मैं बता दूं कि PTI के साथ डायलॉग की जितनी कोशिशें आपने देखी हैं पिछले 1-1.5 साल में नहीं, उससे पहले भी इसकी कोई मिसाल नहीं है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद ये नहीं आए इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग में, अयाज सादिक साहब स्पीकर की क़यादत में जो मुज़ाकरात हुए उससे उठ के ये गए, पहलगाम वाक़े के बाद ब्रीफिंग में ये नहीं आए, फ़िलिस्तीन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये नहीं आए, स्टैंडिंग कमेटीज़ का आज ये बॉयकॉट कर रहे हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पर किसी कौमी इशू पर ये आते नहीं है, सिर्फ एहतजाज करने, किताबें फाड़ने, कागज़ फाड़ने, शोर शराबा मचाने ही आते हैं। इनकी अपनी सीरियसनेस नहीं है। बट अबव ऑल दैट दे हैव टू कम क्लियर। गौहर खान साहब, सलमान राजा साहब, इनकी क़यादत ये बताए कि क्या ये ट्वीट ये इसके साथ खड़े हैं
या नहीं खड़े तो वाज़े तौर पे रिजेक्ट करें इमरान खान के अल्फाज, और अगर खड़े हैं तो फिर मेरे नज़दीक ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, और ये किसी भी सूरत इसको सियासी तौर पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये सियासत के लिबादे में अपनी कौम और मुल्क के खिलाफ बात करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। एसेंशियली मीन्स कि फिर कोई विद दिस गोइंग ऑन कोई डायलॉग भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है। आपके लिए अब ये प्री कंडीशन ये है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट्री पार्टी, दे हैव टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस ट्वीट। इस मौकफ से डिस्टेंस करेंगे तो बातचीत होगी। इज दैट व्हाट यू से? नो, मेरा ख्याल है जी नहीं, देखिए, दे हैव टू कम क्लियर। ये इस पे खामोशी नहीं हो सकती, क्योंकि सख्त और घटिया अल्फाज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हुए उस ट्वीट में। आखिरी स्टेटमेंट उनके लीडर की, जिसके लिए ये कहते हैं इसको रिहा करो इसकी चोरी के बावजूद, वो यही है जो फील्ड में, जो मैंने आपको भी दिखाए। तो या तो वो कहें कि वो उस पर पछताता है, या तो वो कहें कि वो शख्स माफी मांगता है इन अल्फाज के जो उसको मांगनी चाहिए, या फिर ये कहें कि ये हम रिजेक्ट करते हैं, हम इमरान खान की ये बात मानते नहीं है। ये आधा तीतर आधा बटेर, और इसके ऊपर खामोशी नहीं चल सकती। मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो रिगार्डलेस ऑफ डायलॉग दे शुड कम क्लीन। बाकी जो आपने बात की पॉलिटिकल प्रोसेस की, तो असेंबली से ये भागे में, हम नहीं भागे हुए। आज भी स्टैंडिंग कमिटीज में ये नहीं आते, हमने नहीं इनको रोका हुआ। तो देखिए, वो डायलॉग, वो प्रोसेस पार्लियामेंट में होना है। मगर अगर आपने सिर्फ उस फोरम को शोर शराबे और किताबें फाड़ने के लिए और एक शख्स की रिहाई के शोर शराबे के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो आपकी मर्जी है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिलाल क़यानी साहब आपका। आपने अपना कीमती प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।